गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने लास्ट क्लास में विलोपन अभिक्रियाओं के बारे में डिस्कशन किया। विलोपन अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। एक तो होती है E1 अभिक्रिया, एक होती है E2 अभिक्रिया। E1 अभिक्रिया दो पदों में संपन्न होती है। इसमें मध्यवर्ती कार्बोकैटायन बनता है और प्रबल क्षार बीटा प्रोटॉन को अपहरण करके एल्कीन का निर्माण करता है। इसकी क्रियाविधि हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके थे। अब देखिए, यह दो पदों में संपन्न होती है E1 अभिक्रिया और इसके प्रथम पद में मध्यवर्ती क्या बनता है? कार्बोकैटायन। ठीक है। और प्रथम पद जो होता है वो मध्यवर्ती का होता है और वेग निर्धारक पद होता है, जैसे कि SN1 रिएक्शन में होता है। वेग निर्धारक पद होने की वजह से उसमें अभिकारक का केवल एक अणु भाग ले रहा है, इसलिए अभिक्रिया का वेग डिपेंड करता है अभिक्रिया का वेग स्थिरांक के इनटू अभिकारक एल्किन हैलाइड की सांद्रता पर। ठीक है। तो देखिए, सांद्रता जो होगी एल्किन हैलाइड की वो होगी इस तरीके से। तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड हमने लिया था अभी। ठीक है, इस पर डिपेंड करेगा। और इसकी कोटि क्या होगी? कोटि आपको पता है एक, क्योंकि अभिक्रिया में अभिकारक का केवल एक अणु भाग ले रहा है, इसलिए अभिकारक की कोटि क्या होगी? एक होगी। इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? एकाणुक विलोपन अभिक्रिया, क्योंकि इसकी कोटि क्या होती है? एक होती है। तो देखिए, वेग निर्धारक पद में क्रियाकारक का केवल एक अणु भाग लेता है। क्रियाकारक का केवल एक अणु भाग लेता है, इसलिए यह प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। इसलिए यह प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। अब देखिए, मध्यवर्ती क्या बनता है? कार्बोकैटायन। तो कार्बोकैटायन में क्या होता है? पुनर्विन्यास। तो E1 अभिक्रिया में ऐसे लिखिए, E1 अभिक्रिया में मध्यवर्ती कार्बोकैटायन बनता है। मध्यवर्ती कार्बोकैटायन बनता है। जिसके कारण पुनर्विन्यासित उत्पाद बनने की संभावना रहती है। ठीक है, क्या रहेगा? मध्यवर्ती का बनेगा कार्बोकैटायन। इस वजह से इसमें पुनर्विन्यास की संभावना रहेगी और पुनर्विन्यासित उत्पाद हमें प्राप्त होगा। अब ये पुनर्विन्यास कैसे होगा, ये इधर देखिए। उसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेंगे और उसमें कराएंगे पुनर्विन्यास। आप ये लाइन लिखो फटाफट। क्योंकि कार्बोकैटायन में पुनर्विन्यास की संभावना रहती है,
पुनर्विन्यास से हम स्थायी कार्बोकेटायन बनाते हैं। मान लीजिए हमें अभिक्रिया में 1 डिग्री कार्बोकेटायन बन रहा है, तो हम पुनर्विन्यास से उसे स्थायी कार्बोकेटायन 2 डिग्री या 3 डिग्री में बदलेंगे, यदि उसमें पुनर्विन्यास संभव है तो। संभव नहीं है तो वही रहेगा, अगर संभव है तो वो स्थायी कार्बोकेटायन में परिवर्तित होगा पुनर्विन्यास के द्वारा। अब देखिए हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं। बहुत ही अच्छा एग्जांपल है A1 अभिक्रिया का। वो है इस तरीके से 3,3 डाइमेथिल 2 ब्रोमो 3,3 डाइमेथिल ब्यूटेन। अब देखिए सबसे पहले क्या होगा, स्मान विखंडन। यहां से ये Br बाहर निकलेगा, स्मान विखंडन से Br माइनस बाहर हो जाएगा और बन जाएगा मध्यवर्ती ये 1 डिग्री का 2 डिग्री कार्बोकेटायन। क्या है ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन। अब देखिए 2 डिग्री में पुनर्विन्यास हो सकता है। ये CH3 ग्रुप यहां से माइग्रेट होगा इस कार्बन पर, ठीक है, जिससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन सही जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा, ठीक है। तो पुनर्विन्यास के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हमें मिलेगा ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन CH3 ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन पुनर्विन्यास के बाद 3 डिग्री कार्बोकेटायन में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि स्थायी होता है किससे, 2 डिग्री से। अब देखो इसके बाद इसके लिए, इस कार्बोकेटायन के लिए ये अल्फा कार्बन, ठीक है, और ये बीटा कार्बन। अब यहां से जो प्रोटॉन है ये बाहर निकलेगा, ये CH जो जुड़ रहा है ये प्रोटॉन बाहर निकलेगा, क्योंकि यहां पर क्या है, कार्बोकेटायन। इसको मैं ऐसे ना लिख के ऐसे लिखता हूं, देखो C, ये H को मैं यहां लिख दिया ऐसे। अब ये प्रोटॉन यहां से शिफ्ट होगा और हमें जो ताप मिलेगा वो मिल जाएगा CH3 डबल बॉन्ड CH3 ये प्रोडक्ट हमें यहां मिल जाएगा, ठीक है, एल्कीन मिल जाएगी इस रिएक्शन में। और ये क्या है, हमारा पुनर्विन्यासित उत्पाद है, इसका नेम है 1 2 3 4 2,3 डाइमेथिल
2 ब्यूटीन 2 3 डाइमेथिल 2 ब्यूटीन, ये इसका नेम है और ये हमारा पुनर्विन्यासित उत्पाद है। ठीक है, तो कोई एक कंडीशन ये होती है इसमें, अगर पुनर्विन्यास संभव नहीं होता तो यहीं से ही प्रोटॉन निकल के यही एल्कीन बन जाती, लेकिन इसमें पुनर्विन्यास संभव है। पहले क्या हमने कहा 2 डिग्री से 3 डिग्री का ऑर्बिटल पुनर्विन्यास के द्वारा, और फिर वो प्रोटॉन बाहर करके, प्रोटॉन का त्याग करके इस प्रोटॉन कौन ले लेगा, क्षार हमला करेगा इस पर, और वो प्रोटॉन लेकर के क्या बना देगा, ये पुनर्विन्यासित उत्पाद बना देगा। ठीक है, तो देखिए E1 अभिक्रिया में मध्यवर्ती मुक्त कार्बन कटायन बनने के कारण पुनर्विन्यासित उत्पाद बनने की संभावना रहती है, और ये एग्जाम्पल वहां पर आप लिखिए। देखिए 2 पे मैथिल 3 पे मैथिल, तो 2 3 डाइमेथिल, और डबल बॉन्ड का जो जुड़ रहा है 2 पे 3 के मिड में, तो 2 ब्यूटीन, 4 कार्बन है, 1 2 3 4, क्या नेम होगा, 2 3 डाइमेथिल 2 ब्यूटीन। तो ऐसे इवन रिएक्शन में रीअरेंजमेंट भी हो सकता है, पुनर्विन्यास हो सकता है, और हमें पुनर्विन्यासित उत्पाद भी प्राप्त हो सकता है। अब देखिए यहाँ पर हमारी E1 अभिक्रिया के बारे में जानकारी समाप्त होती है, जो कि SN1 अभिक्रिया के पैरेलल होती है। देखिए प्रबल क्षार की उपस्थिति में तो क्या होगी, E1 अभिक्रिया, और प्रबल नाभिक स्नेह की उपस्थिति में क्या होगी, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। यानी कि हम कंडीशन चेंज करके हमारा इच्छित उत्पाद हम प्राप्त कर सकते हैं। हम चाहे तो विलोपन अभिक्रिया कर सकते हैं, हम चाहे तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया करवा सकते हैं। अब देखो अगली रिएक्शन है E2 अभिक्रिया।
अगली रिएक्शन A2 अभिक्रिया। देखिए मुख्यतया कुछ प्राथमिक एल्किल हैलाइड एवं कुछ द्वितीयक एल्किल हैलाइड इस प्रकार की अभिक्रिया देते हैं। विलोपन अभिक्रिया देते हैं। ठीक है, रीजन क्या है? देखो, क्योंकि इसमें कोई मध्यवर्ती नहीं बनता, केवल क्या बनती है? संक्रमण अवस्था बनती है। ये अभिक्रिया जो होती है वो एक पद में, सिंगल स्टेप में संपन्न होती है। दूसरा, इसके अंदर केवल क्या बनती है? संक्रमण अवस्था। क्या बनती है? केवल संक्रमण अवस्था बनती है। यानी इसमें क्या होता है, एक ही समय में बंध का बनना और बंध का टूटना होता है। जैसे ही हमारा हैलाइड आयन हटता है, जैसे ही कार्बन हैलोजन बंध टूटता है, उसी क्षण क्या होता है, हमारा जो क्षार है वो हमला करके बीटा प्रोटॉन को वहां से विस्थापित कर देता है। ठीक है, उसको अपहरण कर लेता है। तो बंध का टूटना और बंध का बनना एक साथ होता है। इसमें दोनों जो प्रक्रियाएं हैं वो एक साथ होती हैं। वो एक साथ होती हैं। ठीक है, तो अब हम इसको एक एग्जाम्पल से आपको मैं समझाऊंगा E2 अभिक्रिया के बारे में। देखिए, हमने इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल लिया CH3 CH Br CH3। अब देखो इसमें क्या होता है, इस रिएक्शन में होता क्या है, इधर देखिए, इस अणु पर ये क्षार हमला करता है C2H5ONe, जिसमें से C2H5O- क्या है? क्षार है। जैसे ही ये बॉन्ड टूटता है, यहां से ये प्रोटॉन बाहर निकल जाते हैं और ये इधर डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसमें होगा क्या, इसमें एक संक्रमण अवस्था बनेगी जब अटैक होगा क्षार का। कैसे? देखो, ये CH3, ये CH, अब देखो कार्बन में और Br में तो बंध टूटने वाला, इस यहाँ पर एक डबल बॉन्ड फॉर्म होने वाला है, जिसको भी टैग करते हैं। इस कार्बन में और इस हाइड्रोजन में बॉन्ड टूटने वाला। ठीक है, और ये हाइड्रोजन इस बेस से जुड़ने वाला है। ठीक है, O-। तो इस तरीके से
ये अभिक्रिया संपन्न होती है। इसमें ये क्या बनती है, एक तरह की संक्रमण अवस्था, ट्रांजिशन स्टेट, जो क्या बताती है कौन सा बंध तो टूटने वाला है, कौन सा बंध बनने वाला है। ये क्षार से प्रोटॉन जुड़ने वाला है, उसको मैंने ऐसे दिखा दिया। यहाँ डबल बॉन्ड आने वाला है, इसको ऐसे दिखा दिया। और यहाँ से ये सी और बी आर्गुमेंट टूटने वाला है, तो इसको भी डॉट 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 से दिखा दिया। और डालिए बहुत ही कम समय के लिए बनती है, बहुत ही माइक्रो टाइम के लिए बनती है, जज्बी नहीं होती है। ठीक है, तो उत्पाद क्या बनेगा, यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, ठीक है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, प्रोपीन बन जाएगा। बन गया प्रोपीन, और बाहर निकल जाएगा हमारा Br माइनस, साथ में C2H5OH, C2H5OH। तो देखिए ऋतु विक्रिया के अंदर प्राथमिक एवं कुछ द्वितीयक एल्किल हैलाइड में इस क्रियाविधि द्वारा विलोपन होता है, इस क्रियाविधि द्वारा विलोपन होता है। यह विक्रिया एक पद में संपन्न होती है, यह विक्रिया एक पद में संपन्न होती है। इसमें केवल संक्रमण अवस्था बनती है, इसमें केवल संक्रमण अवस्था बनती है। इसमें केवल संक्रमण अवस्था बनती है। इसमें अभिक्रिया का वेग E2 विक्रिया में अभिक्रिया का वेग एल्किल हैलाइड E2 विक्रिया में अभिक्रिया का वेग एल्किल हैलाइड तथा क्षार, एल्किल हैलाइड तथा क्षार दोनों की मात्रा पर निर्भर करता है। देखो, जिस समय अल्फा कार्बन से हैलाइड आयन बाहर निकलता है, उसी समय क्षार बीटा कार्बन से H परमाणु का बीटा कार्बन से H परमाणु का
तो ये 2 ब्रोमोप्रोपेन है। जब हम इसकी विक्रिया सोडियम एथोक्साइड से कराते हैं तो इस विक्रिया से हमें प्रोपीन प्राप्त होता है और ये विक्रिया E2 क्रिया विधि द्वारा संपन्न होती है। तो जो विक्रिया का वेग है वो डिपेंड करता है कि इनटू सांद्रता जिसकी एल्केन हैलाइड और सांद्रता जिसकी क्षार दोनों पर ये डिपेंड करता है। 40 क्या होगी इसलिए 2, इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, द्वितीय अणु विलोपन। द्वितीय अणु विलोपन हम इसे बोलते हैं। तो ऐसे ये E2 अभिक्रिया संपन्न होती है, संक्रमण अवस्था बनती है, कोई मध्यवर्ती नहीं बनता है। जिस समय अल्फा कार्बन से हैलाइड आयन हटता है उसी समय प्रबल क्षार बीटा कार्बन से प्रोटॉन का अपहरण कर लेता है और ये एल्कीन बनता है। अभिक्रिया का वेग निर्धारक पद एक ही है, इसमें दोनों भाग लेते हैं, ये एल्किल हैलाइड और क्षार, इसलिए विक्रिया का वेग दोनों की सांद्रता पर निर्भर करता है और कोटि होती है इसके लिए 2, इसलिए इसे बोलते हैं द्वितीय अणु विलोपन अभिक्रिया। ठीक है, तो ऐसे ये E2 अभिक्रिया संपन्न होती। अब देखिए एक अंतर देखते हैं विलोपन बनाम प्रतिस्थापन। विलोपन बनाम प्रतिस्थापन, इसमें लिखिए विलोपन तथा नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन विक्रियाओं की
प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की क्रियाविधि में बहुत अधिक समानता होने के कारण दोनों में प्रतिस्पर्धा चलती है लेकिन अभिक्रिया की परिस्थितियों में परिवर्तन करके दोनों में से किसी एक को प्राथमिकता से संपन्न कराया जा सकता है। और इच्छित उत्पाद प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं क्षारकता बनाम नाभिक स्नेहिता। देखिए, प्रबल क्षार की उपस्थिति में क्या होती है? विलोपन अभिक्रियाएं संपन्न होती है। और प्रबल नाभिक स्नेही की उपस्थिति में कौन सी अभिक्रियाएं होंगी? प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं संपन्न। ठीक है, तो विलोपन अभिक्रिया तो होगी प्रबल क्षार की उपस्थिति में, जबकि प्रबल नाभिक स्नेह की उपस्थिति में कौन सी अभिक्रिया होती है? प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि प्रबल क्षार प्रबल नाभिक स्नेही भी होगा। ठीक है, देखो एथॉक्साइड आयन, कौन सा आयन? एथॉक्साइड आयन जो होता है वो क्या है? प्रबल क्षार है। और मर्क्यूटाइड आयन, एथिल मर्क्यूटाइड आयन C2H5S-, ये क्या होता है? प्रबल नाभिक स्नेह। तो इसकी उपस्थिति में तो विलोपन अभिक्रिया होगी, और इसकी उपस्थिति में कौन सी अभिक्रिया होगी? प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्योंकि प्रबल क्षार की उपस्थिति में तो होती है विलोपन अभिक्रिया, और प्रबल नाभिक स्नेह की उपस्थिति में होती है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ऐसा जरूरी नहीं है प्रबल क्षार एक प्रबल नाभिक स्नेही हो, जैसे कि एथॉक्साइड आयन एक प्रबल क्षार होता है, जबकि एथिल मर्क्यूटाइड जो होता है वो एक प्रबल नाभिक स्नेही होता है। तो इसकी उपस्थिति में होती है विलोपन अभिक्रियाएं, इसकी उपस्थिति में होंगी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इससे आगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। कितना क्लियर आया?